मॉर्निंग विद फ़िज़ा में खुशामदीद कहूँगी आप लोगों को। नाज़रीन, आज की भी सुबह जो है खुशगवार गुज़रे, आप लोगों के साथ अच्छा दिन गुज़रे, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हो, अच्छे काम हो, अगर कोई बिज़नेस करता है उनकी अच्छी डील्स हो, कोई अगर जॉब करता है उनका खुशगवार मूड गुज़रे, कोई उनकी प्रमोशन हो जाए, कोई उनको अच्छे मार्क्स मिल जाए, कोई बोनस मिल जाए। मेरी बहुत सारी दुआएँ सब काम करने वालों के साथ हैं जो सुबह उठते के साथ ही काम करना शुरू कर देते हैं। हमारी भी सुबह इसी तरह से स्टार्ट होती है। हम अपने घर में पहले काम शुरू करते हैं, उसके बाद किचन के बाद हम अपनी फैमिलीज़ की जो जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उनके काम ख़त्म करके फिर हम आपके सामने यहाँ पे मॉर्निंग शो पे आके बैठ जाते हैं और यहाँ पर काम शुरू कर देते हैं। ये भी हमारा काम है, ये भी हमारी जॉब है। आपके साथ बात करना भी मेरी जॉब है, मुझे काम अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत पसंद है ये काम करना। कल इत्तेफाक से मैं यहाँ पर पैकेजेस मॉल गई थी, तो वहाँ पर बहुत सारी जितनी भी फ़ैन्स, जितनी भी ख़वातीन और बहुत से भाई ऐसे आए तो आकर मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे मेरे मॉर्निंग शो के लिए और बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जिस वक्त जिस प्रेजेंट सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं उसका फ़ीडबैक जब आपको आपके जितने मिलने जुलने वाले आपके फ़ैन्स, आपके लोगों से मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक दो ऐसे ऐसे आप लोगों ने जो मुझे आइडियाज़ दिए वो मैं अब इंशाल्लाह अपने शो पे ज़रूर करूँगी, वो सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर शो करूँगी। उसके अलावा आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं फ़ेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी। हमारे जितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जिसमें मॉर्निंग विद फ़िज़ा के अकाउंट्स बने हुए हैं हमारे शो के, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं जाके अगर आपका दिल करता है तो आप बताइएगा। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल बन चुका है मॉर्निंग विद फ़िज़ा का, वो भी आप ज्वाइन कीजिए। उसमें हम आपको लेटेस्ट पिक्चर्स, गेस्ट, कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ और हमारी कुछ जो वीडियोज़ हैं जो आपसे मिस हो जाती हैं वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी देखने को मिलेंगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने बता दिया है, फिर बाद में ये मत बोलिएगा कि मैंने आपको नहीं बताया। तो राब्ते में रहिएगा और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ रब्ता। और आज नाज़रीन जो सबसे पहले हम बात करेंगे ना जो प्रोग्राम में, वो हम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। नाज़रीन, इसके बारे में बताती चलूँ कि लोग बहुत बदल गए, अब जो काम है वो भी बहुत चेंज हो गया है। पहले हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे, अपनी सोच का इस्तेमाल करते थे। अब सीन और सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया कि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना, तो हम जो है तब से उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। हम तस्वीरें देखें, आप कितनी सारी ऐसी हैं जो लोग बना रहे होते हैं, वो आप नहीं होते, आपकी ख्याली पुलाव चीज़ें होती हैं एंड देन आप एकदम से उसको पिक्चर की शक्ल दे देते हैं। फिर कोई ऐसी सोच, कोई ऐसी चीज़ जो इंसान को आप सोच सकते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ज़रिए आप बना सकते हैं। एक टॉर्च आप पूरा देखें, आपको पूरा उसमें टीचर भी है, आपके लिए वो डॉक्टर भी है, आपका पूरा एक कंप्यूटर का एक ऐसा पैकेज है जिसमें आपको सारे सवाल के जवाब मिलते हैं। मतलब जो चीज़ आप सोचते हैं और सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग पर बड़ा ज़ोर डालते हैं, वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी ऐसी किताब जो आपको लगता है आपने खोलनी है, पढ़नी है और पूरा उसका एक टाइम पीरियड है जिसको पढ़ने के बाद आपको उसका जवाब मिलेगा, वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो किताब निकाल के जो है ना इजीली पढ़ लेनी है। समरी पूछ लें आप, पॉइंटर्स पूछ लें, ठीक है, पैराग्राफ उसका पूछ लें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने भी मेरे ख़्याल से अभी तक इससे इतना कम्युनिकेट नहीं करना शुरू किया, मेरी इसके साथ ऐसी अभी दोस्ती नहीं हुई है, या मेरा हार्डली मैंने कोई एक दो गाने देखे थे, जैसे वो रफ़ी साहब के गाने बड़े वायरल हुए हुए थे, जो लोग कह रहे थे कि उनके ये गाना जो है एनिमल मूवी का, ये पुराना उनका गाना था, उनका गाया हुआ था, और ये देखें ये गाना जो है इस तरह से अब इन लोगों ने गाया है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो गाना लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक के बदौलत किया गया था। तो खैर, अब हमारे पास हैं रायद अफजल साहब जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं। मैंने सोचा आज के हम इस टॉपिक पे इनसे ज़रूर बात करें क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं इस टॉपिक को, और ये हमें अच्छी तरीके से और बच्चों को भी गाइड कर सकेंगे कि ये क्या है, किस तरह से है, उसका इस्तेमाल कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी रायद अफजल साहब? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक जी। आप कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र। आप ट्रिप से वापस आ गए? जी आ गया जी। चले, ग्रेट, माशाल्लाह। तो सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, होती क्या है, क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी ज़हन की तरह का एक ज़हन है, जिसके पास जज़्बात नहीं है, अक़ीदा नहीं है, रिलिजन नहीं है, बाकी ये बिल्कुल इंसानी ज़हन की तरह सोचता है। एक फ़र्क है हमारे और उसके दिमाग में।
इसने जज्बात तो नहीं इन्होंने इसमें डाले, लेकिन इसने हर फील्ड में पीएचडी की हुई है, हर फील्ड की 1000 किताबें पढ़ी हुई हैं। तो जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई मशवरा करते हैं तो आप समझिए कि आप एक ऐसे स्कॉलर, एक ऐसे एक्सपर्ट से मशवरा कर रहे हैं जिसने उस फील्ड की, जिस फील्ड की आपने उससे बात की है, पीएचडी की हुई है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 11,000 साल की सबसे बड़ी ईजाद है। अच्छा, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम क्या कहेंगे, बच्चों के लिए बेहतर है, सही है, बच्चों के इस्तेमाल के लिए ठीक है, किस एज से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी बता दीजिएगा। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 11 साल की उम्र से इस्तेमाल किया जा सकता है। 11 साल से पहले इसको, या 10 साल की उम्र, चले 10 साल कह लेते हैं, 10 साल की उम्र से पहले इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और 10 साल की उम्र के बाद से इसको भरपूर तरीके से, यानी क्लास 4-5 से इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और इस वक्त हम मुल्क भर में 25 तरीकों से, 25 डिफरेंट वेज से इसका इस्तेमाल बच्चों को सिखा रहे हैं, और सैकड़ों बच्चों ने इसका इन 25 तरीकों से इस्तेमाल शुरू कर दिया हुआ। और वो कौन कौन से तरीके हैं, ज़रा ये भी बता दीजिएगा हमको। देखिए, मैं जितने हमारे पास टाइम है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ लिखे हुए, ये थ्योरी नहीं मैं आपके साथ कर रहा, ये मैं सैकड़ों बच्चों को अब तक सिखा चुका हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये आपको इम्तिहान की पूरी तैयारी कराता है, पूरी तैयारी कराता है। आप इंडिपेंडेंटली आराम से बैठ के इसके थ्रू एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 9th 10th 11th 12th ऊपर तक मतलब आपको ट्यूटर की जरूरत नहीं है राय साहब, मतलब ट्यूटर की हमें जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस वक्त जो बच्चे ट्यूटर के पास जा रहे हैं, ट्यूशन सेंटर में जा रहे हैं, वो अपने पैसे भी जाया कर रहे हैं, टाइम भी जाया कर रहे हैं। आपको सिर्फ इसको खोलना है और इससे बातचीत करनी है। हमारे दोस्त हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने rehan.com पे जाएं, पूरी वहां पे चैट जीपीटी खास इस मकसद के लिए उन्होंने फ्री में बना के डाली है, जिसमें बच्चे पाकिस्तानी बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। और सैकड़ों बच्चों ने, सैकड़ों कम बोल गया, लाखों बच्चों ने पिछले 1 साल में एआई की मदद से तैयारी की है और किसी का भी बे ग्रेड से नीचे नहीं आया। सर, इसका मतलब है कि एआई जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस। मैं आपको बताता हूँ, मुझे जब अब था कि मैंने आपके इस प्रोग्राम पे आना है, तो ऐसे मेरे दिमाग में, वैसे इस पे बहुत रेसिपी बनाता हूँ। इसका दूसरा इस्तेमाल है रेसिपीज। आप एक से एक रेसिपी बना सकते हैं। तो कल आपके प्रोग्राम में आना था तो मैंने इसको एक ऐसे ही दिया। मैंने इसको कहा कि मेरे पास सिर्फ आलू है, मुझे आलू की रेसिपी बताओ, लेकिन आलू की रेसिपी ऐसी बतानी है जिनमें से एक अमेरिकन हो, एक मैक्सिकन हो, एक रशियन हो, एक चाइनीज हो और एक पाकिस्तानी हो, और आलू सिर्फ इस्तेमाल हो और कोई चीज इस्तेमाल ना हो। यकीन कीजिए, इसने मुझे ऐसी जबरदस्त 5 ये रेसिपीज दी हैं कि जो अकल दंग रह जाती है कि इसने फौरन सोचा और फौरन वो 5 रेसिपीज बना के दे दी, सिर्फ आलू की। अरे वाह, काश आलू भी बना के दे दिए होते। नहीं, अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाह रही थी राइट साहब, ये जो जॉब्स वगैरह है, इसमें कोई ख़तरा तो नहीं होगा, मतलब कि एआई की वजह से फिर अब जैसे अब एआई की एंकर्स भी आ गई हैं, ठीक है, तो कल को ये ना हो कि मेरी जगह एआई की कोई एंकर बैठी हो। अब ट्यूटर्स की जगह देखें ना, इसने एआई ने ले लिए, तो फिर मेरी जगह भी कोई ना ले ले, अस्तगफुरुल्लाह। डॉक्टर्स भी यही बैठे हो एआई, फिर अभी आप देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने, ये बच्चों का नहीं है, ये बच्चों के जो 25 काम है ना, ये मैं उससे हट के आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने डॉक्टर का लिया। अभी मेरे पास किसी ने तस्वीर भेजी, अभी किसी ने मेरे पास तस्वीर भेजी कि ये मुझे रैश हुई है, तो इतने अरसे से मुझे रैश है, आप मुझे बताइए ये रैश कौन सी है, इसके लिए मैं कौन सी दवाई इस्तेमाल करूँ, ऑर्गेनिक दवाई मैं कौन सी इसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैंने टोटल उस तस्वीर से इसमें डाला, इसने मुझे बताया कि ये पॉसिबली ये 3 टाइप ऑफ रैश हो सकती है। मैंने और सिम्टम्स लिए, मैंने कहा ये भी 7 सिम्टम है, ये भी सिम्टम है, ये भी सिम्टम है, तो इसने कहा कि इन 3 में से सिर्फ ये एक रैश है। तो मैंने कहा कि मैंने एलोपैथिक मेडिसिन यूज नहीं करनी, मुझे टोटका बताओ, मुझे देसी क्रीम बना के दो कि जो मैं यहाँ इस पे लगाऊं।
तो इसने मुझे बताया कि ये इंग्रेडिएंट्स लें, इसकी मदद से आप इसको करें ताकि आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह ना खानी पड़े। तो वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस पेशेंट को दिया है और मैं रोजाना इस तरह बहुत से लोगों की सिर्फ दवाई बनाने में हेल्प करता हूँ। अच्छा, डॉक्टर इसमें मौजूद है। चाइना में, बीजिंग में उन्होंने अस्पताल बना दिया है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डॉक्टर बैठा हुआ है, यानी स्क्रीन बनी हुई है, उस पे लोग आके अपने मर्ज बोलते जाते हैं और रोजाना के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3,500 मरीज देख रहा है। ओए होए। सर ये बताइएगा कि एआई के साथ मुसलसल काम करने के असरात क्या हैं? देखिए, अगर आपने इसका गलत इस्तेमाल किया, जैसे मैं आपको कह रहा हूं ना, ये जो 25 इस्तेमाल बच्चों को सिखाने चाहिए, अगर आपने ये 25 इस्तेमाल पॉजिटिव यूजेज बच्चों का न सिखाया तो आप ये समझिए कि आपने एक बहुत बड़ी गाड़ी देके बच्चों को मेन रोड पे डाल दिया और उनको ड्राइविंग नहीं आती। फिर जरा सोचिए कि वो कितने एक्सीडेंट करेंगे, कितनी पेवमेंट पे गाड़ी मारेंगे, कितने दरख्त तोड़ेंगे, कितने लोगों को हिलाक करेंगे। बस फिर ये वही चीज है, ये इतना खतरनाक हो जाता है अगर इसका पॉजिटिव यूज ना आए कि ये गर्लफ्रेंड बन जाता है, अजीबो गरीब किस्म के शैतानी काम शुरू हो जाते हैं और लोग इसके वरगलावे में आ जाते हैं। बहुत से नौजवान हैं जिनकी मैं इस वक्त ये काउंसलिंग कर रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि भाई ये मशीन है, वो इतने इसके शिकंजे में आ गए हैं कि वो अब इससे गलत किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है सर, उसमें एआई के क्या मतलब कारकर्दगी, क्या काम करी है, कैसे करी है? म्यूज़िक हो गया उसका क्या इम्पैक्ट है? ये सवाल मैं आपसे इसका जवाब जो है ब्रेक के बाद लूँगी। तो स्टे ट्यून, आज हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। स्टे ट्यून। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं रायद अफजल साहब जो कि एजुकेशनिस्ट है और आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो नाज़रीन, आपको सीरियसली सुनकर हैरत हो रही होगी, आई एम श्योर, क्योंकि अभी ब्रेक से पहले भी जो पार्ट में हमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दी है रायद साहब ने, वो बहुत डिफरेंट है और हम अब वाकई बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। और किस तरफ से मैं आपको कहूँ कि किस तरफ से कैसी एजुकेशन, ऐसी रास्ते, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का पता चल रहा है कि बस अब हम उसके ऊपर चलते चले जा रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये था कि ये जो हमारी क्रिएटिव इंडस्ट्री है जिसमें आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सर? ये भी ज़रा शामिल कीजिएगा गुफ्तगू में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि 9 साल का बच्चा, ये मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, 9 साल का बच्चा, उसको हमने सिखाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लिरिक्स कैसे लिखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से म्यूजिक कैसे बनाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियो मेकिंग कैसे करते हैं। और अब वो 9 साल का बच्चा मुख्तलिफ कंपनीज और मुख्तलिफ स्कूलों के लिए प्रोमो वीडियोस बना रहा है 20-20 सेकंड की। 9 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा। वाह वाह वाह। तो अच्छा, ये जो अभी गाने आ जाते हैं जिनमें जैसे पुराने ज़माने की आवाज़, मैंने बताया रफ़ी साहब की, किशोर कुमार की जो आवाज़ें होती हैं, उनकी सेम वोकल उठा के जो लेटेस्ट कोई नया गाना होता है, सपोज़ अगर मैंने कोई गाया या किसी ने गाया, उसके बिल्कुल लिरिक्स, सारी चीज़ों के ऊपर आवाज़ जो है वो पुरानी, जो अब इस दुनिया में मौजूद भी नहीं है, या नूर जहाँ जी की आवाज़ पे उसको जो है वो डाल देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें, ये टेक्नोलॉजीज़ है, ये किस तरह से कहानियाँ हो रही हैं? देखिए, सिंपल सी बात ये है कि मैंने अभी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ आपका ये छोटा सा 3-4 जुमले पिक करने हैं। नंबर 1, ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल दिया। फिर मैंने आपकी वीडियो को एक लेके वो पिक करनी है और वो उसमें डाल दिया और उसके बाद मैंने उसको कमांड दी कि मिस फिजा कह रही हैं कि रायद अफजल साहब जो है ना, वो तो ज़मीन के ऊपर फरिश्ता हैं, उनसे बड़ा तो कोई आदमी कोई नहीं, सब लोगों को चाहिए कि उनकी बात माने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करें, ईस्ट.एजुकेशन पे जाएं और वहाँ से फ्री में सीख लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे करते हैं। तो आप यकीन भी नहीं आपको आएगा, आपको लगेगा कि शायद सोते में मुझसे इन्होंने ये बुलवा लिया। मगर मेरी बात सुने, ये एक नेगेटिव चीज़ भी हो गई राइट साहब, यहाँ पे सुन के मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि ऐसे तो देखे कल को कोई एज सिंगर मुझे कास्ट ही नहीं करेगा है, कल को कोई आतिफ असलम को कोई कास्ट ही नहीं करेगा, अली ज़फ़र को कोई कास्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, शाजिया मंजूर को कोई लेगा ही नहीं, इसलिए क्योंकि सबकी जॉबें तो ज़ाया हो जाएंगी, सारा कुछ तो आईए के ज़रिए हो जाएगा। और कोई भी आप किसी की भी आवाज़ जो आपको पसंद है वो एआई के ज़रिए आप उसकी आवाज़ को सेम साउंड क्लाउड्स में बना के तो आप उसका गाना बना सकते हैं। तो फिर बाकी हम लोग के लिए बहुत नेगेटिव बात है ये बिल्कुल है नेगेटिव,
बहुत से डॉक्टरों के लिए, लॉयर्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए, और जो हॉलीवुड में काम करते हैं। आपको पता है हॉलीवुड के लोगों ने एक लॉन्गेस्ट स्ट्राइक, कभी मुझे नहीं पता अभी खत्म हुई है कि नहीं हुई, लॉन्गेस्ट स्ट्राइक वहां चल रही थी इसी के खिलाफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ, कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां के लोगों को बिल्कुल फारिग कर देगी। ना कैमरामैन पीछे बचेगा, ना स्क्रिप्ट राइटर। बिलखुसूस स्क्रिप्ट तो ये इतना जबरदस्त लिखता है कि मैंने इसको 3 लोगों का प्लॉट दिया, मैंने इसको सेटिंग दी कि पंजाब के गांव की सेटिंग है जहां पे ये 3 दोस्त हैं और वो करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, कम्युनिटी को मोटिवेट कर रहे हैं, और तुमने J.K. रॉलिंग्स हैरी पॉटर स्टाइल की मुझे स्टोरी का प्लॉट बना के देना है। तो इसने एग्जैक्टली मुझे वो प्लॉट बना के दिया, हैरी पॉटर का, J.K. रॉलिंग स्टाइल का। फिर मैंने इसको कहा J.K. टोल्किन का बना के दो, इसने वो बना के दिया। हेमिंगवे का स्टाइल का बना के दो, इसने वो बना के दिया। जिस स्टाइल में आप इसको कहते हैं, ये आपको स्क्रिप्ट लिख के देता है। मगर सर मेरी बात सुनिए ना, ये भी तो देखें आप कि अगर अब इसी का अगर हम इसके एआई के मोहताज हो जाएंगे, आगे जो हमारी स्किल्स हैं या बच्चों की स्किल्स हैं, जो हमारी तालीम है, जो हमारा शऊर है, वो सारी क्रिएटिविटी तो मर जाएगी। हम तो मोहताज हो जाएंगे एआई के, और हम देखा जाए तो दिमागी माजूर भी हो जाएंगे। मतलब हमारे सोचने समझने की जो सलाहियत है वो एक बंदर की मानंद हो जाएंगी, हम इंसान कम बंदर ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए ये एक पहलू है, लेकिन असल बात यह है कि पिछले 1 साल में जितने नौजवानों को, टीनेजर्स को हमने ये सिखाया है, उन्होंने अपने ग्रेड्स इंप्रूव किए हैं, उन्होंने 3-3 लैंग्वेजेस सीखी हैं, उनमें से 90% ने बिजनेस शुरू किए हैं, उनमें से बहुत सारों ने फ्रीलांसिंग शुरू की है, ई कॉमर्स शुरू किया है। सब ने इसका फायदा उठाया है। फायदा मैंने, बल्कि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो इससे नेगेटिव बातें कर रहे थे, वो इसमें से निकले हैं। तो इसका बहुत पॉजिटिव यूज है। बहुत से बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारे बच्चों ने इसको एज ए काउंसलर यूज किया है और अपनी सेल्फ एनालिसिस किया है, अपनी सेल्फ थेरेपी की है इसकी मदद से। सर ये बताइएगा कि माहौलियाती मसाइल को हल करने के लिए एआई कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए मिसाल के तौर पे हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी में जो जमीन जो हमारी खराब हो रही है ना, केमिकल फर्टिलाइजर डाल के, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमने इससे पूछा कि इस मसले को कैसे हल करें। इसने हमें बताया कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। हमने इससे पूछा कि ऑर्गेनिक में फर्टिलाइजर कैसे बनाएं, तो इसने हमें कहा कि एक तरीका है जो दुनिया में चल रहा है, वर्मी कंपोस्ट का। ये एक वर्म होता है, वो डाइजेस्ट करके कंपोस्ट बनाता है। इसकी आपके मुल्क को, पाकिस्तान को जरूरत है, ताकि आप केमिकल फर्टिलाइजर से निकलें। इससे पाकिस्तान की जमीनें तबाह हो रही हैं। तो मैंने इसको कहा कि मुझे गाइड करो कि हम कैसे ये फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो एआई ने कंप्लीट गाइडेंस हमें दी और हमने वर्मी कंपोस्ट, जिसका मुझे कभी कुछ पता भी नहीं था, बनानी शुरू की और वो एक ह्यूज प्रोजेक्ट हो गया और शुरू कर दिए। ये मानना नहीं चाहता कि एफबीआर मेरे पीछे पड़ जाएगी। साइबर सिक्योरिटी के जो इक़दामात है उसको बढ़ाने में इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या किरदार है? सिक्योरिटी मतलब क्या कह रही हैं आप? साइबर सिक्योरिटी के जो इक़दामात है उसको बढ़ाने में क्या किरदार है एआई का? देखिए साइबर सिक्योरिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना खतरा नहीं जितना क्वांटम कंप्यूटिंग से खतरा है। ठीक है, इस वक्त तक साइबर सिक्योरिटी जितनी होनी चाहिए थी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से, उसका दुनिया में है बंदोबस्त, वो चल रहा है। ये अब एक नया टाइम आएगा जिस वक्त क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ना वो आएगी, और वो जब कोड्स ब्रेक करेगी ना तो वो एक नया गेम है। हम अभी उस तक नहीं आए। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साइबर सिक्योरिटी का इशू नहीं है। सर मुझे नुकसान तो ज़्यादा ही लग रहा है, ये मुझे पता नहीं, बाकी चीज़ें तो फ़ायदा तो मुझे बहुत ही कम नज़र आ रहा है। अब ये देखें ना, अब ये जो टेक्नोलॉजी इस तरह से बढ़ी जा रही है कि दिमाग तो आ गया, ठीक है, अब इसका जो बॉडी है वो भी आ गई, मशीनें जो हैं वो चलती फिरती आ गई, फिर इंसान कितने जावे? देखिए ये वक्त दूर नहीं नज़र आ रहा मुझे कि इंसान गया तो ये मशीनें, आपके पास कोई चारा नहीं है ना। देखिए ये तो घोड़ा और गाड़ी वाला मसला है ना, ये तो तीर कमान और बंदूक वाला मसला है। घोड़ा था, गाड़ी आ गई, तो घोड़े ने तो जाना था, तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है ना।
आपको गाड़ी चलाना सीखना है, आपने बच्चों को पॉजिटिव यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना है। आप उनको घोड़े पे नहीं बिठा सकते, आपको उनको कार ड्राइविंग सिखानी है। यू डोंट हैव अ चॉइस। अच्छा, आखिरी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, हम खुद को एआई से जुड़े फ्यूचर के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं? ये सारी बातें हटके अब इसका आप प्लीज़ जवाब दे दें, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि हमने एआई के साथ अपने फ्यूचर को कैसे जोड़ना है। दैट्स द की क्वेश्चन। बच्चों को सिखाने के लिए हम फ्री में पूरे पाकिस्तान में हेल्प कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, सैकड़ों बच्चों को। ऑल यू गॉट टू डू इज गो टू आवर वेबसाइट e-start-education, फ्री में वहां पे बुक पड़ी हुई है, आप उसको डाउनलोड करें, उसमें प्रॉम्प्टिंग है, उसमें वीडियो है, आप उसको देखें और एआई यूज करना शुरू कर दें। और बड़े लोग जो हैं वो सबसे पहले एआई के ऊपर जाएं, अपने इंटरेस्ट बताएं, उसको बताएं कि मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है, तो मुझसे सवाल करो। और ये सब उर्दू में करना है आपने, और बोल के करना है, लिख कुछ नहीं। और मेरे इंटरेस्ट मुझसे पूछो और फिर मुझे गाइड करो। मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपए हैं या 50,000 रुपए, ये लेके चलो अपने साथ साथ। जैसे मैंने किया, पूरा एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिस्टम शुरू किया। हालांकि आई एम एन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, नॉट माय फील्ड। तो हर फर्द इससे गाइडेंस ले और अपना एक कैरियर पाथ इससे मिलकर डेवलप करे। बिजनेस कर रहा है बिजनेस करे, नई जॉब करनी है नई जॉब करे, फ्रीलांसिंग करना है फ्रीलांसिंग करे। थैंक यू सो मच राहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का, आपकी गाइडेंस का। और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। जहाँ तक मुझे समझ आया कि एआई का जो ये प्रोग्राम है, इसको आप पॉजिटिव भी तरीके से अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत कारआमद है। मगर अगर इसका नेगेटिव अगर आप इम्पैक्ट देखें, अगर नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर बहुत बुरा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, बहुत दिनों से मैं ये बात कर रही थी कि हम बात करेंगे बच्चों के टिफ़िन के ऊपर। एक बार मैंने ये रखा भी कॉन्सेप्ट और इसी पे बात करने की मैंने कोशिश की। मेरी एक मेहमान को मैंने यहाँ पे मदऊ किया, ऑल्दो शी वाज़ वेरी फेमस। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड करेंगी। बच्चों का टिफ़िन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता है। बच्चों का टिफ़िन और बच्चों का लंच, बच्चों का डिनर, ये बच्चों की जो डाइट प्लान है, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ख़ुद बीइंग अ मदर मुझे लगता है कि मुझे भी बार बार एक काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मुझे नई रेसिपी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए बच्चों की हेल्थ पे किस किस एज में कैसे उसको अच्छी नशोनुमा जो है वो मिल सकती है। तो इसीलिए आज मैंने दोबारा एक बड़ी समझदार, बड़ी टैलेंटेड, और उनकी जो इस पे रिसर्च है ना वो बड़ी है, तो मैंने कहा कि मैं उनको जो है वो मदऊ करूँ आज हमारे शो पे। मेरे पास मौजूद है डॉक्टर वर्दा सिकंदर, जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं, और आज हम बात करेंगे बच्चों के स्नैक्स, टिफ़िन, उनके लंच, डिनर, सब चीज़ों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फ़िज़ा फॉर हैविंग मी। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि बच्चों को टिफ़िन में क्या क्या चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम स्कूल के लिए भेज रहे हैं उनको, तो क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो मस्ट होनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ बहुत अहम है, वो ये है कि बच्चों का टिफ़िन आम किया जाए। इस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ जैसे जैसे हम मॉडर्न एरा में मूव करते जा रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं इस चीज़ को। क्लिनिक पे भी, हाजरा पे अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मदर्स आके कहती आप बच्चे को कहें कि ये स्कूल लंच बॉक्स लेके जाए। जब एक बच्चा लंच बॉक्स लेके जाता है, दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ओ माय गॉड, ये लंच लेके आया, ये पैसे नहीं लेके आया, और ये स्कूल की कैंटीन से जो है वो बाय नहीं कर रहा चीज़ें। तो सबसे पहले, जैसे ये आपने कॉन्सेप्ट अपने फोरम के थ्रू स्टार्ट किया, दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। इस चीज़ को आम किया जाए स्कूल्स में, पॉकेट मनी के बजाय बच्चों के द कॉन्सेप्ट ऑफ लंच बॉक्स, इसको जो है वो मेक श्योर किया जाए। जब एक कॉन्सेप्ट और एक कल्चर बच्चों के दरमियान बनता है, बच्चों की थोड़ी जो बिहेवियर हैबिट्स होती हैं ना, वो बड़ी मैच करती हैं, और बच्चे बड़ा कंपटीशन करते हैं आपस में कि ये मैं लंच लेके आ रहा हूँ, ये पैसे, ये गंदबला खा रहा है तो मैं भी गंदबला खाऊंगा, दूसरे बच्चों के जाके वो जिद करेगा घर जाके। तो एक तो मोस्टली जो एक कल्चर होना चाहिए वो जैसे स्कूल लेवल पे है, क्लासरूम लेवल्स पे है, वो फैसिलिटी को अश्योर करना चाहिए कि वो पेरेंट्स पे कंपलसरी करें कि बच्चा लंच बॉक्स लेके आए। मैंने क्योंकि फ़राल मेरी ना वो फास्ट फूड खाती नहीं थी, तो मैं इसको इस बात को ऐड करना चाह रही हूँ, मिसाल अपनी बच्ची और अपने आप को देखे कि मुझे तो सारी ज़िंदगी मेरी अम्मी ने, क्योंकि स्कूल पास था तो जो लंच में गरम गरम पकता होता था तो वो बहन के हाथ टिफ़िन में भिजवा देती थी। अब फ़राल का सीन ये है कि फ़राल स्कूल जाती है ना,
वो नगेट्स वगैट्स खाती है। अगर जिस दिन मैंने उसको लंच नहीं दिया, कोई टिफ़िन नहीं दिया, तो वो फ्रेंच फ्राइज ले लेगी। वरना ये है कि 3 मंजिले का वो नहीं होता बॉक्स जी, जी, स्टील वाला, बिल्कुल। वो हमने लिया हुआ है जिसमें खाना गर्म भी रहता है, Yes, ठीक है, हॉट पॉट टाइप वाला 3 फ्लोर वाला। एक में वो लेके जाएगी दाल, एक में लेके जाएगी चावल, एक में लेके जाएगी चटनी, रायता, सैलेड, खुला। दैट्स ग्रेट ना कि डाइवर्सिटी, यही चीज अब रात बिरयानी बनी होगी तो वो रख लेगी, ठीक है, रात को कोई सब्जी बनी होगी तो उसके साथ सुबह कहेगी कि घी लगा के रोटी दे दें, फिर साथ हरी मिर्चें भी रखेगी। इस ये तरह अच्छी की बात चीजें है रख कि के लेके बच्चे जो जाती हैं उनको जरूरी है कि बच्चों मगर के अंदर उसके साथ awareness बच्चे नहीं पैदा बैठते करें। ना बाकी, फिर बाकी बच्चे कहते हैं फराल तुम ठीक हो, डॉक्टर को दिखाओ तुम क्या कर रही हो, क्या खा रही हो तुम। फिर जैसे वो टिफिन खोलती है तो उनको स्मेल आती है, बच्चे हाँ, कहते हैं अरे फराल अमूमन सालन पालक की खुशबू आ रही है। ये बच्चे कि कोई बच्चा दूसरा बच्चा, जैसे हम अक्सर कहते हैं होल व्हीट से बनी रोटी से बेहतर कोई लंच बॉक्स नहीं हो सकता, लेकिन हमारे यहाँ कोई बच्चा रोटी लेके जाए सालन तो दूसरे बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं। और यही चक्कर Yes, फराल मुझे कहती है मामा मुझे वो लंच दे जो मैं लोगों के सामने डब्बा खोलूं तो सब इज्जत से देखें। हाँ एग्जैक्टली अच्छा, इस चीज़ में ना बहुत अहम है कि हम लोग चाहे बच्चों को एक हेल्दी लंच बॉक्स दें, उसमें पार्टीशन वाला लंच बॉक्स लें, जैसे आपने बात की ऊपर नीचे हो सकता है, एक बॉक्स हो सकता है स्क्वायर, उसमें मगर देख दे देखो क्या? ये भी बड़ा अच्छा। नगेट्स चल रहा है, फिर ड्रमस्टिक्स चल रही हैं। मैं फिर आपको ये इसका सब- सोल्यूशन देती हूँ कि आपने क्या करना है, नगेट्स या ये वाली सारा जंक फूड है, अब बच्चों में जितना हम जंक देंगे वो स्कूल में जब वो जंक खाएंगे और आपकी जो एजुकेशन है सारी वो आयरन रिच फूड्स जो होते हैं वो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाते हैं और बच्चों के अंदर सबक याद होने का सिलसिला, समझने का सिलसिला, वो आयरन और ग्लूकोज की गेम है सारी। अच्छा। तो इस वजह से कोशिश ये हमने करनी है, हम अपने बच्चों को ऐसा लंच बॉक्स दें जिसके अंदर आयरन एंड रिच फूड्स और उसके साथ ग्लूकोज वाली चीज़ें मौजूद हों। तो ग्लूकोज के लिए सबसे बेहतर है कि कार्ब्स का सोर्स आप रोटी, चावल, होल व्हीट का पास्ता दे सकते हैं। इसी तरह आयरन के सोर्सेज की बात की जाए तो आप अंडा दे सकते हैं, कटलेट दे सकते हैं और उस पास्ता में हम लोग ये क्रीम सॉस वगैरह ऐड कर सकते हैं, डाल क्रीम सकते सॉस हैं। वगैरह आप ऐड ना करें, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो भरपूर वेजिटेबल्स। अच्छा, उस तरीके से अच्छा, बनाना अब है। ये जो चीज़ें हैं ना सारी, इनको देना अपने एक तरीके के तहत है। अब अमूमन क्या होता है कि बच्चे रोटी लेके जा रहे हैं, जैसे छोटे बच्चों में जब आपने ये हैबिट डेवलप करनी है लंच बॉक्स हैबिट, तो आपने स्कूल लंच बॉक्स हैबिट में इस तरह करना है कि आपने मॉडिफाइड डाइट देनी है। मॉडिफाइड डाइट आप किस तरह कर सकते हैं कि जैसे रोटी है उसको स्टार शेप में कट कर दें, ठीक है, वो रोटी है उसको सर्कल शेप में कट कर दें, थोड़ी सी उसको इस तरह कर दें कि वो मॉडर्न, ऊपर देसी घी वगैरह लगा ऊपर सकते हैं। देसी घी वगैरह लगाएं, आप सब कुछ लगाएं और वो मतलब जैसे बिल्कुल एक हेल्दी वे में होती है उसी तरह दें। लेकिन आपने थोड़ा सा उसको कलरफुल, जैसे अगर वरना आप अगर स्कूल लंच बॉक्स है उसको कलरफुल बॉक्स ले लें और एक में जैसे थोड़े से राइस ले लें। राइस जैसे अमूमन बच्चों को होता है कि सादे राइस ना हो, तो आप उसमें बच्चों को चाइनीज़ राइस बना के दे सकते हैं, उसमें भरपूर अंडा डाल दें, भरपूर सब्जियां डाल दें, चिकन डाल दें। उसके साथ साथ एक जो बहुत अहम है, स्कूल लंच बॉक्स में खजूरों का इस्तेमाल ज़रूर दें। बेस्ट स्नैक है, जो बच्चे हर टाइम फेंट रहते हैं या अक्सर चाहे टीचर्स गर्मी हो या सर्दी, खजूर तो पूरी कंप्लीट ग़िज़ा है। एग्जैक्टली तो आपने उसकी क्वांटिटी जो है उसको वो मैटर करती है कि जैसे अगर सर्दी है तो उसमें आप 3 से 5 खजूरें दे सकते हैं, गर्मी है तो आप 2 खजूरें जो हैं वो दे दें। अच्छा। और बच्चे को आप साथ ये चीज़ सिखाएं कि बेटा जब तुम्हारी एनर्जी वहाँ पे लो नहीं है या जब दिल कर रहा है कि बस अब स्कूल से फटाफट छुट्टी हो जाए तो आपने एक खजूर खा लेनी है, आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी, बजाय कि बच्चा कैंडियाँ, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स। और उसके अलावा एक बहुत एक चीज़ अहम है कि माँ कहती बच्चों को भूख नहीं लगती, बच्चे स्कूल में खाते नहीं हैं। अब होता क्या है, हम बच्चों को पैसे दे देते हैं, बच्चे वहाँ से जाके कॉन्फेक्शनरीज, ये चिप्स, इस तरह। अब बच्चे का स्टमक साइज बहुत छोटा है, अब बच्चा जब वो कन्फेक्शनरीज खा लेगा तो खाना खाने की तो हिम्मत नहीं उसमें रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो चिप्स वगैरह का एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को चिप्स ज़रूर देना है, वो जो पैकेट वाले चिप्स होते हैं बाजारी, आपको मैं नाम नहीं लेना चाह रही मगर आप समझ गई हैं, मिर्च वाले, चीज़ वाले, तो पता नहीं कौन कौन से चिप्स होते हैं, तो वो बच्चे खा सकते हैं क्या? आप क्या ऐसे समझें कि ये जो जितने चिप्स हैं हमारे पास, चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं या चॉकलेट्स हैं, आप अपने हाथों से बच्चों को पॉइजन खरीद के दे रहे हैं या आप अपने बच्चे को मनी दे रहे हैं कि बेटा जाके पॉइजन लेके खाओ। नुकसानदेह कैसे, ज़रा मेरी देखने वाली आवाम बहनों को बताइए, क्योंकि वो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता एक आध बार से, वो एक आध बार नहीं, वो रोज़ रूटीन में चल रहा है, बच्चों की हैबिट बन रही है। प्लीज़ बताएं मेरी बहनों को क्यों नुकसान है, क्या वजह क्या है इसकी कि चिप्स में ऐसी क्या है? अच्छा, 3 चीज़ें हैं जो अब जितनी रिसर्चेज हो रही हैं ना उनमें बार बार ये चीज़ कही जा रही है, 3 WPs,
3 वाइट पॉइजन्स हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। बच्चों के आजकल हाइट ना बढ़ना, स्टंटेड रहना, जल्दी पुबर्टी बच्चियों में स्टार्ट हो जाना, उसके साथ साथ मेल जो बच्चे हैं उनके अंदर चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम का हो जाना, हर टाइम बच्चों के मसल की ग्रोथ ना होना, बच्चों का चिचड़ा होना, हाइपरटेंसिव होना, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर जो आ रही हैं, इन सब के रीज़न अब ये देखिए, ज़रूरी नहीं होता आजकल के दौर में कि जैसे माँ लंबी है तो बेटी भी या बेटा भी लंबा पैदा हो, या लंबा हाइट निकाले। मगर सब माओ की ख्वाहिश तो होती है कि बच्चे ज़रा कद निकालें, हाइट हो, ये हो। बिल्कुल जी। तो मुझे बताएं, मेरी बेटी भी ना, मुझे बड़ा शौक है कि फ़लाल की भी हाइट लंबी निकले। तो मैं कौन कौन सी उसको ऐसी ग़िज़ाएँ खिलाऊँ, और बाकी पेरेंट्स जो हैं वो कौन कौन सी ऐसी डाइट में स्पेशल चीज़ ऐड करें जिससे हाइट ज़रूर लंबी हो जाए? अच्छा, 3 चीज़ें आप कॉल भी कर सकते हैं प्रोग्राम में, वर्दा इधर ही है। 3 चीज़ें पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन में, बच्चों की न्यूट्रिशन में आपने अश्योर करनी है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है केला। केले में तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं, पोटाशियम का बड़ा अच्छा कंटेंट मौजूद है। आपका बच्चा फूला वेट के लिहाज से भी बेहतर रहेगा और हाइट भी निकलेगी। मैं आपको पता है 6-6 8-8 6-6 केले खा जाती थी इस तरह से चलते हाँ, चलते, और बच्चे बड़ा एंजॉय करके जी। खा लेते हैं, उसकी अच्छी बात है ये। अच्छा, लंबी हूँ, सही कह रही दूसरी चीज़ ये है खजूरें। खजूरों का इस्तेमाल आप जरूर एश्योर करना है। खजूर को कंप्लीट माइक्रोन्यूट्रिएंट सोर्स भी कहा जाता है, सुपर फूड है, वो आपने ज़रूर बच्चों की खुराक, बेशक आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे सकते हैं बच्चों को। जैसे अल्मोनियम फॉइल के अंदर क्या करें, खजूर है उसके अंदर एक बादाम डाल के, किशमिश डाल के उसको कैंडी की तरह पैक कर दें, और बच्चों के ये हेल्दी कैंडीज हैं। हमने हेल्थ और बच्चों को मॉडर्न एरा में, अब चूंकि अक्सर मुझे भी पेशेंट्स आके हॉस्पिटल कहते हैं डॉक्टर वरदा कोई इस तरह का तरीका बताएं कि बच्चों को खिला भी दें और बच्चों को पता भी ना लगे। मैं तो फलाल को बचपन में भी कुछ जब दांत निकलने वाली थी तो खजूर के साथ मैं आलू उबला हुआ मैश करके, थोड़ा सा उसमें चावल मैश करके खिला देती। फिर कभी केला और खजूर मैश करके, तो छोटी सी इस तरह से ना लई बना के, तो ऐसे इसको डाइट देना शुरू की थी। हाँ, वो बेहतरीन विनिंग डाइट है ये बच्चों सही कह रही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये है कि होल व्हीट। अब बच्चों को अक्सर हम कह रहे होते हैं रोटी दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, बच्चों का वेट फिर भी नहीं बढ़ा, हाइट फिर भी स्टंटेड। देखिए, हमारे जिस्म को ज़रूरत होल व्हीट की है, गंदम की रोटी की। तो इस वजह से होल व्हीट के सोर्सेज दें आप कार्ब्स में। आपने बच्चे को रोटी देनी है, वो होल व्हीट के दें। पास्ता बच्चे शौक से खाते हैं, होल व्हीट का पास्ता दें। उसके अलावा जैसे चावल हैं, चावल आप एक मिनिमम क्वांटिटी में, बच्चा जब छोटा होता है ना उसी टाइम तब से बच्चे को पोर्शन साइज की आदत डालें। ये ज़रूरी नहीं कि माएँ अक्सर एक प्रैक्टिस करते हैं बच्चों के मुंह में डालती चाहे बच्चा वॉमिट। अक्सर बच्चों को गट प्रॉब्लम्स, ये जो अक्सर बच्चे खा रहे होते हैं, कुछ खाया गर्ड हो गया, फ़ौरन उल्टी या उबकाई आ गई, दूध पिया फ़ौरन उबकाई। वो जब आप बच्चे को ज़बरदस्ती फूड हैबिट्स उसके अंदर डेवलप करते हैं, मैं तो ऐसी भी माएँ देखी हैं, बच्चों को मुंह में ज़बरदस्ती खिला दी तो वो उल्टी कर देती है। वो कहते हैं अब तू यही खाएगा, तूने थूका है ना वाला, अब तू यही खाएगा, तू देख। मैं एक ब्रेक लेने मुझे ये सारे एक्सपीरियंस आपने बताने हैं, हमें सारी डाइट भी बतानी है। बहुत मज़ा आ रहा है, सही वाला सही है। देखिए ना, जैसे कहते हैं ना सही शो, वो ये आज हमें सब कुछ बता रही है। तो देखिए ज़रूर, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग में फिजा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ मौजूद है वर्दा, और हमें बता रही हैं कि बच्चों के टिफ़िन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों की डाइट में, बच्चों के नाश्ते और बच्चों की सारी ग़िज़ाओं में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे उनकी हाइट बढ़ सकती है, उनका वेट जो है वो पुट ऑन ना भी करें, एक्टिव भी रहें। क्योंकि अच्छा, मोटा बच्चा भी बड़ा मसला हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं और हमारे बच्चे को भूख ही नहीं लगती है, बच्चा खा नहीं रहा, बच्चा लागर हो गया। पहले यहाँ बता दें, फिर उसके बाद मोटापे पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो भूख नहीं लगती बच्चों को और वो कुछ खाते ही नहीं है, पीछे प्लेट ले लेके माएँ भाग रही हैं, अब उसके लिए क्या करना है? अच्छा, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को भूख अगर नहीं लग रही तो इसमें सबसे बड़ी वजह होती है बच्चे की गट में मसला है। बच्चे के अंदर जो हार्मोन हमें भूख लगवाता है, ग्रेलिन, वो वाला हार्मोन अनएक्टिव हुआ हुआ किसी वजह से। अब होता क्या है कि हमें इस सूरत में बच्चे को देनी है जिंक वाली चीज़ें, वो चीज़ें जिनके अंदर जिंक मौजूद है। जिंक बच्चे की गट बेहतर करके बच्चों का भूख लगने का मैकेनिज्म नॉर्मल कर देता है। माएँ जो हैं वो तो भूख वाला सिरप पिला रही होती हैं, या फिर आयरन का सिरप, जिससे बच्चों की पोटी जो है वो ब्लैक हो जाती है। हाँ जी, सख्त भी, बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बच्चा ने एक दिन नहीं खाया ना, बच्चे को फटाफट वो वाला जी शरबत है जस्ट भूख लगने वाला, वो पिलाई जाओ। अच्छा, अब होता क्या है, एक अरसे तक अगर बच्चे को कोई हेल्थ इशू है, यानी बच्चे को कोई मैदे का मसला है या एपिसोडिक डायरिया बहुत अरसे से रहा है, उस सूरत में वो सिरप देना ठीक है।
लेकिन बिला वजह बच्चे की हैबिट डेवलप कर देना जी, बच्चे को अब उसके सेल्फ मेडिकेशन हुई ना, हाँ। जाके फौरन बस सिरप लिया, भूख लगे, भाई मेरा बच्चा भूखा, भूख ही नहीं लगती उसको, कोई भूख लगने का सिरप दे दे, इस तरह मानती हैं। और एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, करना क्या है कि अब आप लोगों ने भूख लगने के ज़्यादा सिरप बच्चों को इस्तेमाल नहीं कराने। बच्चों को अगर आपने सप्लीमेंट देना है, अव्वल तो 18 साल तक मैं कहती हूँ नो सप्लीमेंट्स, बच्चों की खुराक से आप चाहे बच्चों की चीजें, मल्टीविटामिन्स की जो हाँ, ये गोलियां अगर बच्चे शोलियां को ये कोई खानी, ये भी हेल्थ नहीं। इशू नहीं है तो आपको सप्लीमेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं। बिला वजह बच्चा खाना नहीं खाता, बच्चे को सप्लीमेंट दे दो। बच्चा खाना नहीं खाता, कोई भी फॉर्मूला तो मिल्क भूख के बच्चे लिए को, क्या हाँ। होना चाहिए? अच्छा, फिर भूख क्या के- शरबत पिलाएं, अच्छा, क्या खिलाएं? आपने बच्चों को अगर भूख नहीं लगती तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आयरन एनरिच्ड और जिंक एनरिच्ड चीज़ें, तो उसमें आप क्या दे सकते हैं? बच्चे को खाली पेट सेब का इस्तेमाल कराएं छिलके समेत। आपने वो फल जैसे आड़ू है, आलू बुखारा है, जिनके अंदर विटामिन सी और जिंक का कंटेंट बहुत अच्छा मौजूद है, वो वाले फल बच्चों को ज़्यादा दें। और ये भी मौसमी आए हुए भी हैं, बच्चे हाँ। को चीनी और नमक का इस्तेमाल कम कराएं, बच्चे को चीनी और नमक कम इस्तेमाल कराएं। और उसके साथ साथ सफ़ेद मैदे से बनी चीज़ें जैसे बेकरी गुड्स हैं, चिप्स हैं, और खाने के वक्त उससे 2 घंटे पहले बच्चे का कोई स्नैक नहीं, कि बच्चा चिप्स खा रहा है उसके फौरन बाद बच्चे को खाने की प्लेट ये दे तो दें, बड़ी मुमकिन सख्ती ही हो नहीं। जाएगी बच्चे के लिए यार। अच्छा, ये भी तो देखो, बच्चा भी तो देखिए, बच्चा है। आपने अगर बच्चे को अरे स्नैक वाली हैबिट जो है वो आप जरूर दें, आप बच्चे को स्नैक दें, लेकिन दिन में एक दफा। किस टाइप का स्नैक्स दे अच्छा, सकते स्नैक हैं? आप किस आलू लिमिट की तक? चिप्स बना के दे दें, घर में आप स्टीम बना के दे सकती हैं, होममेड नूडल्स सैंडविचेस खा बना सकते सकते हैं हैं, बच्चे, नूडल्स? हाँ, होल व्हीट पास्ता खा सकते हैं। जो नूडल्स हैं, आप लोगों ने एक चीज मेक श्योर करनी है जिसके ऊपर लिखा है MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये समझे बच्चों के लिए पॉइजन है। जिन चीज़ों में MSG मौजूद है वो आपने नहीं देनी। उसके अलावा अगर आपने प्रोसेस की तरफ जाना है तो होल व्हीट पास्ता है, आप वो बच्चों को ज़रूर दे सकते हैं। उसके साथ साथ सैंडविचेस घर बना के दे दें, होममेड बर्गर्स बना के दे सकते हैं। अच्छे बीफ के अंदर आप पैटी बनाएं, अंदर बहुत भरपूर सलाद लगाएं, और सॉस के बजाय बच्चे को योगर्ट जो है उसके अंदर, अच्छा, उसकी जैसे सॉस कुछ फ्लेवर अदरक लहसुन मायोनीज वगैरह ये सब दे सकते हैं? मायोनीज और जितनी भी सॉसेज हैं उनके अंदर फैट का कंटेंट बहुत ज्यादा, और उनमें भी MSG मौजूद ठीक। होता है। अच्छा, टाइम क्योंकि हमारे पास खत्म हो गया, रात का भी जल्दी से बता दीजिए। बच्चों को रात को सोने से पहले दूध वगैरह में कोई चीज़ शामिल करके देना ठीक है? ये जो कोई फ्लेवर मिल्क होता है ये सब कुछ ये ठीक है, या बस सादा दूध ज़बरदस्ती पिलवाएं? अच्छा, सादा दूध पिलाएं, लेकिन अगर बच्चा सादा दूध नहीं पीता तो फ्लेवर के लिए आप फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिल्क शेक्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर, लोटस सीड्स हमारे पास होते हैं, फूल मखाने, वो, और इनका पाउडर बना के आप रखें खोपरे का, वो बच्चे को मिक्स करके हम दूध के अंदर मिला के फ्लेवर के लिए दे सकते हैं। लेकिन जो कंपनी के फ्लेवर्स होते हैं वो आप बच्चों को दूध के अंदर बिल्कुल क्या ना बात दें। है जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर। बीइंग अ मदर मैं तो खुद इन चीज़ों पे अब इम्प्लीमेंट करूँगी, तो आप भी कीजिए। आपकी भी औलाद है, आपके लख्ते जिगर आपके लिए आपका फ्यूचर है, आपका सहारा है, और आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, आपका इश्क है, उनका ख्याल कीजिए। आपको बहुत सवाब भी मिलेगा, और आपके बच्चे जो है ना आगे सेहतमंद रहेंगे, हेल्दी लाइफ जिएंगे, खुशहाल रहेंगे, और इसकी खुशी सिर्फ आप ही को हो सकती है। तो अच्छी माँ बनिए, अच्छे अब्बू बनिए, और अच्छी ग़िज़ा दीजिए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, एंड आई होप आज ये जो बच्चों के टिफ़िन के ऊपर बात की आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आपकी जो है ना रहनुमाई हुई होगी। मगर मैं साथ साथ अभी एक और बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पर। ये जो फूड की एलर्जी होती है, कुछ लोगों को कहते हैं ना कि हम खाते हैं यार इससे हमें खुजली हो जाती है, बंद गोभी हम नहीं खा सकते, बादी होती है, बैंगन नहीं खाएंगे वो भी बादी होती है यार, उसकी वजह से मैं जो है ना मेरा होठ स्वेल हो जाते हैं, मेरी स्किन अजीब हो जाती है, आँख के नीचे सूजन हो जाती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। या फिर समटाइम्स कुछ लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि हमें कौन सी ऐसी सब्ज़ी, फ्रूट्स, कौन सी ऐसी चीज़ जो हम खा रहे हैं तो उससे हमें एलर्जी है, और हम कुछ ना कुछ किसी न किसी परेशानी का बीमारी का शिकार हो रहे होते हैं। ये फूड एलर्जी होती क्या है, ये क्यों पैदा होती है, इससे कैसे बचना है, इसको डायग्नोस कैसे करना है, ये सब चीज़ें पूछने के लिए डॉक्टर मुमताज़ जो है हमारे साथ हैं, एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है जी मुमताज़? सब ठीक है, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि जो बच्चे और बड़े हैं इनमें आम फूड एलर्जी क्या क्या पाई जाती हैं, कौन कौन सी पाई जाती हैं? अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात से शुरू की कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि मुझे इससे एलर्जी होती है, मुझे इस तकलीफ़ होती है इस फूड से। तो फूड एलर्जीज़ डिफरेंट किस्म की होती हैं।
और ये कुछ तो ऐसी होती हैं जो बच्चों में डेवलप होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी लाइफ टाइम में कुछ डेवलप होती हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के खुराकों से हो सकती हैं। लेकिन इसमें जो मेन टाइप्स है, जो मेजर एलर्जेंस है या फूड एलर्जीज़ है, वो तकरीबन 8 किस्म की खुराकें हैं, 8 किस्म की चीज़ें हैं जिससे फूड एलर्जी हो सकती है, जिसमें सरपरस्त एग्स हैं। एग में चूँकि प्रोटीन है, वो एग प्रोटीन या येलो या वाइट के प्रोटीन से बाज़ लोगों को एलर्जी होती है। फिर बाज़ लोगों को दूध और दूध की बनी हुई अशिया से एलर्जी होती है, जो अक्सर बचपन में शुरू होती हैं और कुछ अरसे बाद एडल्टहुड में ये ख़त्म भी हो जाती हैं। और कुछ पीनट्स हैं, जैसे मूंगफली या बादाम या इवन ट्री नट्स, वालनट्स वगैरह, इससे भी लोगों को एलर्जी होती है। और बहुत आम किस्म की एलर्जी जो है वो फ़िश या शेल फिश या सी फूड से भी हो सकती है। और बच्चों में एक एलर्जी आम है जो कि बचपन में डायग्नोज होती है अमूमन, और उसको वीट एलर्जी हम कहते हैं, या उसको एक और लफ्ज़ जो हम मेडिकल में यूज़ करते हैं सीलिएक डिजीज़ या ग्लूटेन एलर्जी कहते हैं, वो भी है। सोयाबीन से भी एलर्जी होती है, जो सोया सॉस या सोया जिस चीज़ों में होती है उससे भी एलर्जी हो सकती है लोगों को। और इस तरह को 2-4 और किस्म के फूड है जिससे एलर्जीज सर इसकी डेवलप हो सकती है या वजूहात होती क्या है। है और ये पैदा क्यों होती है? इनकी 2 किस्म की मेन रीजंस है। एक तो को कहते हैं फूड एलर्जी, जो इम्यून सिस्टम की वजह से होती है, और एक नॉन इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। मींस जिसमें आईजीई एक इम्यूनोग्लोबुलिन है, अगर उसके रिएक्शन से, उसके ज़्यादती से अगर एक एलर्जी है तो वो सीवियर किस्म की हो सकती है, और उसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिएटेड एलर्जी कहते हैं। दूसरा अच्छा। है कि नॉन आईजी इमीडिएटेड या नॉन इम्यून मीडिएटेड, ये थोड़ा सा लो किस्म की एलर्जी होती है, और ये भी स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि 2 ब्रॉड किस्म की इसकी क्लासिफिकेशन ये है कि एक फूड एलर्जीज़ है, एक फूड इंटॉलरेंस है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। फूड एलर्जीज़ जो है ये सीवियर किस्म की हो सकती है, और कभी-कभी ऐसे हालात भी आ सकते हैं जैसे कि आपने शुरू में बताया कि आँखों का सूजन और कभी सांस की तकलीफ और डेथ तक भी बात जा सकती है। लेकिन जो फूड इंटॉलरेंस है वो कॉमन होती है, वो अक्सर जैसे अच्छा। आपने बात की कि लोग कहते हैं मुझे गैस हो जाता है किसी खाने से, या मुझे पेट में दर्द हो जाता है, ये माइल्ड किस्म की एलर्जीज होती है। ये बेसिकली फूड इंटॉलरेंस है। जैसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, अक्सर औकात किसी खाने से बंदे को ब्लोटिंग हो जाती है पेट में, या गैस हो जाता है, इसको हम फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। तो अच्छा, ये 2 ये वाली डिफरेंट जैसे चीज़ें हैं। आपने बात क्योंकि अब छेड़ ही दी है तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, मोस्टली लोगों को कभी-कभी दूध से फ़ोबिया होता है। कुछ ऐसे लोग हैं दूध देखते ही ना वॉमिट कर देते हैं, दूध सूंघेंगे तो बस वॉमिट कर देंगे। कुछ लोगों को दूध से भी बड़ी एलर्जी होती है, जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये फ़ोबिया जो है ये एलर्जी ही की फॉर्म है या फिर ये कुछ और है? डिपेंड करता है। अगर सिर्फ वो देखने से उनको प्रॉब्लम होता है, वो फिर तो उनका तो इंटॉलरेंस भी हो सकता है और वो कोई साइकोलॉजिकल भी इशू हो सकता है। लेकिन अगर खाने पीने से उनको प्रॉब्लम होता है तो मिल्क एलर्जीज बहुत कॉमन है, वो मिल्क एलर्जीज है। लेकिन इसमें कुछ बच्चों में जो आम कॉमन पाई जाती है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो अक्सर बच्चों को पैचेस लग जाते हैं दूध से, या काउ मिल्क एलर्जीज होती हैं, उससे भी पैचेस लग जाते हैं या पेट खराब हो जाता है, और वो उम्र के साथ साथ डेवलप वो बेहतर हो जाता है। फिर मींस एडल्टहुड में जाके बच्चे ठीक भी हो जाते हैं और वो फिर दूध पी सकते हैं, उसको टॉलरेट कर सकते हैं, तो उसको इंटॉलरेंस कहते हैं। अगर कुछ एलर्जीज जो है वो लाइफ टाइम भी चलती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूँकि इसमें बदन में अल्लाह ने बहुत एडाप्टेशन रखी हुई है और वो अडाप्ट हो जाता है, तो ये कोई भी बहुत सारी एलर्जीज ऐसी है जो लाइफ टाइम नहीं चलती। फूड एलर्जीज जो है, अच्छा, अब तो ये ये जो एक टाइप का इंटॉलरेंस है। जो मिल्क वाला है ना, ये इंटॉलरेंस है अच्छा, बेसिकली। और मुझे ये बताइएगा, कुछ लोगों को दूध से बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं, कुछ लोगों को चाय से भी गैस हो जाती है, पेट में ब्लोटिंग हो रही होती है, पेट में दर्द वाली ब्लोटिंग होती है, तो क्या ये भी एलर्जी होती है, ये जो पेट में जाके तकलीफ देती है? कुछ ऐसे खाने जो जाके इसको फ़ौरन बता देते हैं, इसको हम कुछ ज़बरदस्ती के बर्ब्स आना शुरू हो जाते हैं, सीने की जलन नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, मगर फजूल के बर्ब्स आ रहे होते हैं, कुछ खाना ऐसी कुछ खा के फ़ौरन। कुछ लोगों को लाल मिर्चों से एलर्जी होती है, जैसी खाते हैं लाल मिर्चें तो बस उनको अजीब अजीब से खट्टे डकार, अजीब सी पेट में तकलीफ़ और अजीब सी चिड़चिड़ी सी तबीयत हो जाती है, तो ये भी एलर्जी में शामिल होता है क्या?
जो एब्डोमिनल सिम्टम्स है ना, गैस्ट्रिक सिम्टम्स जिसमें आते हैं, जिसमें उल्टी आना या जैसे ब्लोटिंग होना या पेट में दर्द होना, ये मोस्टली अमूमन तौर पे ये इंटॉलरेंस के निशानियां होती हैं। और जो एलर्जीज के सिम्टम्स है वो है कि जैसे ज़बान का सूज जाना, स्किन पे रैशेज आना, सांस की तकलीफ हो जाना या चेहरे पे रैशेज आना और इचिंग, बॉडी पे इचिंग का होना, ये एलर्जीज के साइन सिम्टम्स है। और जो ब्लोटिंग, गैस का होना, कभी कभी नाजिया का फील होना किसी खुराक को खाते हुए, और वो जो तो डॉक्टर इंटॉलरेंस साहब है ये पता वो कैसे हर वक्त चलता है नहीं होती। डॉक्टर को कि इनको, इस पेशेंट को इन इन फूड से जो है वो बहुत सीवियर एलर्जी है? डायग्नोस कैसे होता है? टेस्ट क्या होता है उसका? फूड एलर्जीज यूजुअली डायग्नोज, एक तो बंदे को खुद पता होता है कि मैं ये खुराक खाऊं तो मुझे एलर्जी होती है। एक तो पहली डायग्नोसिस और अच्छी तो यही होती है कि जो फूड आप खाते हैं आपको पता होना चाहिए, या आपको अक्सर पता होता है कि मुझे अगर पीनट से मैं खाऊं तो एलर्जी होती है। एक तो ये है कि आप वर्बली उनको डायग्नोज करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि किस फूड से आपको एलर्जी है या किस किस्म के प्रोटीन से आपको एलर्जी है, इसके लिए 2-3 किस्म के टेस्ट है, जिसको एक स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं, जो कि उमूमन हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जो हमारा एलर्जी सेंटर है वहाँ पे हम स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज वहाँ पे हम डायग्नोज करते हैं। दूसरा ये है कि स्किन पैच टेस्ट है और कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिसमें से आप एलर्जीज को डायग्नोज करते हैं। जैसे मैंने बात की सीलिएक डिजीज़ का, तो उसमें हम IgE लेवल को देखते हैं, या जनरल एलर्जीज में भी IgE लेवल देखा जाता है। फिर IgA, एक इम्यूनोग्लोबुलिन A है, वो देखा जाता है इसकी गैस्ट्रिक एलर्जीज के लिए। तो मुख्तलिफ टेस्ट अवेलेबल है, कुछ पाकिस्तान में है कुछ नहीं है, लेकिन जो कॉमन एलर्जीज के टेस्ट है वो अवेलेबल है। क्या एलर्जी जो है वो जेनेटिक भी होती है कि आगे जो बंदा है उसको नस्ल दर नस्ल वो एलर्जी ट्रांसफ़र हो जा रही है? मगर इसका सवाल मैं आपसे ब्रेक के बाद लूँगी। साथ रहिएगा। मुमताज़ साहब जो कि एलर्जी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ हैं। आज हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि जो एलर्जी हो जाती है खानों से, पीने से, किसी चीज़ से, तो वो क्या होती है? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमारे जिस्म में एलर्जी पैदा कर रही है? तो रहिएगा साथ, ब्रेक के बाद भी। आई विल बी बैक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे साथ डॉक्टर मुमताज़ हैं जो कि एलर्जी एक्सपर्ट है, और हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि एलर्जीज़ क्यों हो जाती हैं खाने से, पीने से, कोई ऐसी चीज़ें जो बाद में हमें समझ नहीं आती कि हमारी बॉडी में ये एलर्जी पैदा कर रही हैं और क्यों कर रही हैं, ये है इसकी डायग्नोस्ट कैसे की जाती है। इन सारे सवालों के जवाब हमें दे रहे हैं डॉक्टर मुमताज़। मुमताज़ साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जेनेटिक भी होती है एलर्जी, कि आपकी आगे नस्ल दर नस्ल ये एलर्जी जो है वो पहुँचे, उन तक ट्रांसफ़र होती जाए? जी बिल्कुल, कुछ एलर्जीज हेरिडिटरी भी हो सकती है, जिसको हम जेनेटिक कहते हैं या हेरिडिटरी कहते हैं, और वो आगे नस्लों में चलती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी एलर्जीज या सारे बच्चों में वो नज़र आ जाए, और कुछ ये होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती हैं। तो ये दोनों पॉसिबल है, दोनों इसकी जो काजेज़ है वो पॉसिबल है। अच्छा, तो इसके लिए क्या फिर कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं या कि उसका इलाज है, वो क्या है? क्या तजवीज़ करते हैं आप लोग? सबसे पहले इलाज तो ये है कि अगर किसी को पता हो कि जिस चीज़ से उनको एलर्जी है उसको अवॉइड किया जाए जितना हो सके, और अगर ना पता हो तो टेस्ट करा के या डॉक्टर से मशवरा करे, ताकि वो उनको पता चले कौन सी एलर्जी है, किस फूड से एलर्जी है। और इलाज इसका, एलर्जी का जो है 2 किस्म के इलाज है। एक तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, जिसमें अगर आपको एलर्जी हो तो आप डॉक्टर के पास जाएं, आपको एंटी एलर्जिक गोली ले लें, और अगर आप उसका सवेयर किस्म का रिएक्शन हो तो वो कोई इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं आपको, एंटी एलर्जिक या एड्रेनालिन या सालोकाटिप वगैरह। और बाज़ औक़ात न्यूबलाइजेशन की और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर सवेयर एलर्जी हो, जिसको हम एनाफ्लेक्सिस रिएक्शंस कहते हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है बाज़ औक़ात। इसलिए एलर्जीज़ को माइल्ड नहीं लेना चाहिए, लाइट नहीं लेना चाहिए, और इसको ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करें। और एक और किस्म की थेरेपी है जिसको हम ओरल इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, जिसमें जो एलर्जिक फूड है उसकी इंक्रीमेंटल डोजेस दी जाती हैं, थोड़े थोड़े डोज में उनको दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी उनके साथ एडॉप्ट किया जाए। तो ये भी एक तरीका है। तीसरा तरीका जो एलर्जी वैक्सीन है, बाज़ औक़ात हम प्रोटीन एलर्जीज़ में
एलर्जी वैक्सीन भी देते हैं, या जैसे डस्ट पॉलन्स के लिए एलर्जी वैक्सीन देते हैं, वो भी सॉर्ट ऑफ इम्यूनोथेरेपी है जिसमें इंक्रीमेंटल हम डोजेस बढ़ाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी उसके साथ अडॉप्ट की जाती है। मुमताज़ तो साहब, ये दो जैसे किस्म ये की थेरेपी है। लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हम अपनी डाइट उस तरीके से नहीं लेते जैसे लेनी चाहिए थी, माइक्रोवेव में खाने गर्म कर रहे होते हैं, फिर ये जो गंदम है इसके ऊपर एक स्प्रे हो रहा होता है, प्लास्टिक के बर्तन जो है उनमें चीज़ें हम रख रहे होते हैं, पानी प्लास्टिक की बोतलों में भर के हम ले जाते हैं गाड़ी में, धूप में हीट में काफ़ी दिन पर देर तक पड़ी रहती है, 1.5 दिन पड़ी रहती है मिनरल वाटर की बोतल, हम वो पी रहे होते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों की वजह से भी होती है एलर्जी? डेफिनेटली ये जो बर्तन है स्पेशली प्लास्टिक वाले, ये सारे फूड ग्रेड नहीं होते। इसमें कुछ ऐसे मटेरियल से बनती है जो कि एलर्जीज काज कर सकते हैं, जो कि बॉडी को नुकसान दे सकते हैं। उसमें केमिकल्स भी होते हैं, केमिकल कोटेड भी होते हैं, इसलिए उनसे भी एलर्जी हो सकती है। और जो डेवलप्ड है कंट्रीज़, वहाँ पे तो जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ होती है वो टेस्ट भी की जाती है और वो फूड ग्रेड होती है। उसमें आम प्लास्टिक से वहाँ पे चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। लेकिन हमारे जैसे कंट्रीज़ में तो ये क्वालिटी नहीं मेंटेन की जाती, इसलिए बर्तनों से और लो क्वालिटी की जो चीज़ें हैं उनसे एलर्जी, अगर उसमें फूड डाला जाए, खुराक डाला जाए तो उसमें एलर्जीज डेवलप हो सकती है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो दवाइयाँ हम पीते हैं, कुछ लोगों को एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है, कुछ किस्म की कुछ ऐसी स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं एंटीबायोटिक में भी जो कोई ले सकता है। कोई डॉक्टर्स हमेशा पूछते भी, आपको पता भी होगा, आप भी डॉक्टर हैं, कि पेशेंट से पहले पूछा जाता है कि आपको इस वाली दवाई से एलर्जी तो नहीं है, आपको फ़लानी दवाई से एलर्जी तो नहीं है। तो ये कौन सी एलर्जी होती है? मतलब दवाइयों में भी कोई एलर्जी होती है जो पेशेंट को पता होता है कि उससे उनके सिम्टम्स में कोई बॉडीज़ में कुछ चेंजेस आ जाते हैं? बिल्कुल, दवाइयों के ये साइड इफ़ेक्ट्स में है। और इनकी जो दवाइयों के साथ एक नोट आता है, एक कागज़ आता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं और डॉक्टर्स को अमूमन पता होता है कि किस किस्म की दवाई के इंग्रीडिएंट से किसी को एलर्जी हो सकती है कि नहीं। और जैसे बाज़ लोगों को एंटीबायोटिक जो सेफालोस्पूरिन है, इससे सीवियर किस्म की एलर्जी होती है, इसलिए उनको बताया जाता है कि आपने आइंदा सेफालोस्पूरिन नहीं लेनी। बाज़ लोगों में जो जिस तरह G6PD डिफिशिएंसी है, उनमें कुछ मेडिसिन तो बिल्कुल लाइफ टाइम मना होती है कि आपने ये दवाइयाँ नहीं लेनी, और उसका लिस्ट अमूमन डॉक्टर उनको देते हैं कि ये आपने जब भी दवाई लेनी है तो ये लिस्ट आप साथ रखें और डॉक्टर को बताएं कि ये आपने दवाइयाँ नहीं लेनी। तो बाज़ केमिकल्स हैं, दवाइयाँ हैं जिनकी खाने से, जिनकी यूज़ करने से लोगों को एलर्जी हो सकती है, और ये एक कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन है। अच्छा जी, और लास्ट कोई ऐसी चीज़ आप हमें बता दें कि अगर हम एंटी एलर्जी खा लें या कोई ऐसी चीज़ खा लें, कोई ऐसी मेडिसिन्स अगर आप हमें बता दें कि जो अगर हम खा लें इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो और हम एंटी एलर्जी के तौर पे हम उसको यूज़ कर लें तो हमारी एलर्जी दूर हो जाए। इज़ दैट ओके? लाइक एंटी एलर्जी की मैंने जैसे आपसे गोली पूछी कि अगर हम ये खा लें तो ठीक रहेगा एलर्जीज़ के लिए? जो कॉमन एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, जैसे अगर आपकी स्किन एलर्जी है, जैसे आपको इचिंग शुरू हुई या सांस की तकलीफ शुरू हुई, तो उसमें आप कोई भी एंटी एलर्जिक जैसे लोराटिडिन है या कैस्टीन है, सॉफ्टेन है, ये सेट्रिजिन खा है, सकते हैं? जी सेट्रिजिन, लोराटिडिन वगैरह, इसकी गोली, या अगर बच्चे हैं तो शरबत दे सकते हैं। लेकिन इसके डोज का ख्याल ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये थोड़ी सी वो सेडेटिंग होती हैं। अगर खुदा न खास्ता आप ड्राइविंग करने लगे और आप सेडेटिंग कोई टैबलेट्स वगैरह ले लें तो वो ख़तरनाक भी हो सकता है। इसलिए जब भी आपको एंटी एलर्जिक दवाई ले लें, कोई भी एंटी एलर्जिक, तो उस दौरान आपने अपने मूवमेंट्स जो है महदूद करनी होती है और ड्राइविंग तो बिल्कुल नहीं करनी होती। ठीक हम है? तो छोटे कोई भी बच्चों एंटी को जब एलर्जिक ले खांसी सकते वासी हैं। होती है डॉक्टर साहब, तो एंटी एलर्जी का सिरप ज़रूर साथ देते हैं। कोई भी डॉक्टर्स जब उनको खांसी बुखार किसी चीज़ का ऐसे देते हैं, कोई मेडिकेशन सिरप्स वगैरह देते हैं तो एंटी एलर्जी सिरप साथ रख देते हैं, चाहे कैस्टीन हो या उस तरह के और दूसरे नाम। तो ये ठीक है? इज़ दैट सेफ टू गिव द एंटी एलर्जी टुगेदर विद द मेडिसिन? जितनी भी दवाइयाँ हैं उसमें ज़ाहिर है सेफ्टी प्रोफाइल जो होता है उसका जज किया जाता है और उसको तभी मार्केट में लाया जाता है जिसका सेफ्टी प्रोफाइल उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स और उनके जो एडवर्स रिएक्शन है उससे ज़्यादा हो। तो इसलिए जो मार्केट में अवेलेबल मेडिसिन है वो अमूमन सेफ होती है, लेकिन सेफ डोज में, और जब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हो। और कोशिश करें कि कोई भी दवाई खुद से ना लें, डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो आप एंटी एलर्जिक कोई लो डोज में ले सकते हैं। मुमताज़ साहब, ये जो पोलन एलर्जी होती है ये क्या होती है? मैंने तो पहले इस तरह की चीज़ें सुनी, मैं कराची में होती थी, लाहौर आई तो लाहौर में सुना, फिर इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा है कि हर एक कोई टेंशन हुई हुई है, वो कहते हैं जी इसको पोलन एलर्जी शुरू हो गई है, इसको पोलन एलर्जी है। ये क्या है पोलन एलर्जी? पोलन एलर्जी
दरख्तों से Pollens लगती है, घासों basically- से लगती है, किस चीज़ से लगती है ये? पॉलन्स बेसिकली जब भी ये पूल खेलते हैं या जो फसल नया नया आता है, इसके पॉलन्स होते हैं, इसके जो पूल में वो एक ज़र्रात होते हैं, और वो जब भी हम सांस लेते हैं तो वो हवा में मुअल्लक रहती है और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको हिस करती हैं, और बाज़ औक़ात उससे एलर्जी भी होती है बाज़ लोगों को। बाज़ लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं, बाज़ नहीं होते। तो जो हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं उनको उन चीज़ों से एलर्जी होती है। और डेफिनेटली इस्लामाबाद जैसे शहर में चूँकि दरख्त ज़्यादा है, पौधे ज़्यादा है और यहाँ पॉलन्स का मिक़दार हवा में बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ ये एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, आम इंसान घर में एलर्जी टेस्ट कैसे कर सकता है? मेरा लास्ट सवाल है, प्लीज़ गाइड कर दीजिए ताकि जो हम लोग हैं सारे वो इस चीज़ को ज़रूर टेस्ट कर लें, हमें पता चल जाए कि हम जो ये कुछ खा रहे हैं इसमें से कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमें रिएक्ट कर रही है, तो उसका तरीक़ाकार बता दें कि कौन सी चीज़ से हमें पता चलेगा कि हमें एलर्जी हो रही है। एलर्जी टेस्ट घर में तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ किया था कि आपको खुद पता चल जाता है कि किस खुराक से आपको एलर्जी हो सकती है, तो वो अवॉइड करें। और कितनी देर में बहुत रिएक्ट से होता है लोगों को कोई जिनको चीज़ खाने के बाद? जी, अक्सर खाने के बाद इनको प्रॉब्लम होता है, दूसरी दफ़ा खाते हैं फिर प्रॉब्लम होता है, तो ये आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि इस खुराक से मुझे या तो इंटॉलरेंस है या एलर्जी है। सपोज़ मुझे टमाटर से एलर्जी है, मैं भी खाती हूँ, तो मुझे कितनी देर के बाद पता चलेगा कि मुझे एलर्जी है? टमाटर बेसिकली एलर्जी नहीं काज़ करता, आपको नहीं, पीनट्स आई एम वगैरह जस्ट से हो आस्किंग एज सकता एन है। एग्जांपल कि सपोज किसी भी हाँ, चीज़ हाँ, से तो समझे उसमें ये है कद्दू कि से मुझे है और मुझे मैं खाती हूँ, तो मुझे कितनी देर के बाद पता चलेगा कि मुझे कद्दू से जो है वो एलर्जी है, मेरी बॉडी को रिएक्ट करेगा, बॉडी में कितने टाइम में मुझे पता चलेगा? आप जो भी खुराक खाते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट में वो आपके जो मैदे से जज़ब होना और हज़म होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो आपके ब्लड में उनके असरात पहुंचते हैं तो आपको एलर्जी शुरू हो जाती है, और इट टेक्स 15 टू 20 मिनट्स और आधा घंटा तकरीबन। मतलब कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हाफ एन आवर के बाद वो बॉडी में रिएक्ट कर सकती है, इज़ दैट? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर मुमताज़ साहब, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। और नाज़रीन, आप लोग अपने भी टेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों में आज आपने ये खाई है और आपको रात को जो है किसी चीज़ की एलर्जी हो गई, तो नेक्स्ट डे जब उसको खाएं तो खाने के बाद हाफ एन आवर का जो एक गैप है ना वो उसमें देखें ज़रूर, और ये लिखें कि आपने क्या क्या खाया है। उसके बाद उस चीज़ से, जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हुई है, वो शीट बना के, चार्ट बना के, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि 4-5 मरतबा जब आप उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लाइफ में वो जो चार्ट बनाया होगा, जो लिखा होगा, उससे समझ आ जाएगा कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। फिर उसके बाद अगर आप एलर्जी भी टेस्ट कराना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, मगर ये घर पे भी यू कैन डू योर एग्जामिन, अपना एक टेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि ये चीज़ आपके लिए एलर्जी कॉज कर रही है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मेरे पास एक ज़बरदस्त मेहमान है। आजकल बड़ा टिकटॉक का ट्रेंड है, हर कोई टिकटॉक देख रहा होता है, ऐसे स्क्रॉल कर रहा होता है, नई नई वीडियोस, नए नए कंटेंट और नए नए लोगों से, पर्सनालिटीज़ से मुलाकात होती रहती है आपकी। मेरे पास ज़बरदस्त टिकटॉकर, मेकअप आर्टिस्ट और MBBS डॉक्टर हैं, इनका नाम है रूबी। इनकी बहुत टिकटॉक्स वायरल होती हैं, आप बहुत पसंद करते हैं। आज मैंने इनको मधु किया, हमारे शो पे भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी रूबी जी? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। और आप मुझे लगता है आपको भूख भी लग रही है साथ साथ, है ना? सुबह सुबह जो है ना मुझे बड़ी वीकनेस फील होती है, तो मैंने कहा जाना तो है, साथ साथ खाती भी जाऊंगी। वीकनेस क्यों? आपको कमजोरी मतलब मैं देखो ना अभी सो के डाइट उठी में हूँ। आप क्या? डाइट तो देखो यार, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, डाइट पे तो हूँ मैं, डाइटिंग पे आप? पिछले 2 साल से डाइटिंग पे हूँ। अच्छा रूबी जी, वैसे एक बात है, ये जब अगर आप डाइटिंग पे है ना, तो ये जो आप ये जो बिस्किट्स वगैरह खा रही है ना, जी, अच्छा जी। आम भी आप खा रही हैं, चाय भी है? एक मिनट नज़र ना लगा देना, नहीं, मतलब नहीं, कुछ खास नहीं है इसमें। नहीं नहीं, नजर नहीं लगाऊंगी, अल्लाह। नहीं नहीं भाई, आपने मुझे गलत ले लिया, पास आ जाओ आपके। आ जा, आ जा, आ जा। अच्छा सॉरी, कुछ मांगना नहीं प्लीज नहीं नहीं, इसमें मैं से। अपनी चाय ला रही थी, हाँ, मैं फिर छोड़ दी। पकड़ लाओ, मुझे वहम पड़ जाता है, अच्छा, कोई मेरी चीज़ ना खा ले। अब कैसी मेहमान है, अब मुझे इंसल्ट किया जा रही है। अच्छा, मैं तो मेहमानों को बड़ी इज्जत देती हूँ, अब मुझे चलो एक घूंट पीना तो पी लो। नहीं नहीं नहीं, एक घूंट देखो मैं ले लो, चाय ले के लो। साथ में जूस कैसे पी अच्छा सकती चलो हूँ? कोई बात नहीं, मैं तो पी लेती हूँ। हैं? ये मैं बड़ी पक्की डाइटर हूँ
और मैं ऐसे काम करती रहती हूँ। चाय के साथ जूस? हाँ, वो मुझे अभी थोड़ा लगा कि पहले जूस पी लेना चाहिए, मैं भूल गई थी पहले जूस पीना था। ये मैं आपसे थोड़ा सा ले सकती हूँ, ये आपको कहाँ से मिला? ये मैं कराची में खाती होती थी। अच्छा, ये बन है ना, ले लो थोड़ा सा, चाय में डुबो के खा लूंगी। हाय हाय, क्यों क्या? ये ले, अच्छा थोड़ा सा इतना सा थोड़ा आई? सा प्लीज, थोड़ा नहीं, सा अगर आप यार ले भी लो हाय अब। अल्लाह, ले- अगर आपका नहीं दिल करा तो ना दे, मगर ओए होए अल्लाह ये वो में मेवे तौबा। वाली ब्रेड है ना? ओह पहले मैं यही खा लेती हूँ, नजर आ गई तुम्हारी इस पे। नहीं, मेरी नजर क्यों होगी? मेरी नजर भी इसमें डुबो के खाओगी? आप डुबो के ऐसे, जब तक ब्रेड को, बन को या पापे को डुबो ना खाए। अच्छा, तो आप MBBS डॉक्टर भी है ना? डॉक्टर होने के बावजूद आप माशाल्लाह सब कुछ खा लेती हैं। जी, सारा वो कुछ भी खा लेती हूँ। अनहेल्दी फूड है वैसे, ये आपको पता ये? है, बोलना नहीं चाह रही खुद ही तो बता रही हूँ मैं, तुम सुबह को खुद सुबह देखो कितनी हो यार। वैसे तुमने पहले से वेट ज्यादा कर लिया। मोटी हो गई ना? हाँ, अभी तुमने ये भी खा लिया ऊपर से। मैंने तो आप जो खा रही हैं, आप, मैंने देखने वाला हो चुका है, आपने भी तो खाया है, आप खा ही रही हैं। अच्छा अच्छा फिजा, इस तरह से है जी, लोगों के, तो आप बड़े इंटरव्यू लेती हैं। मुझे ये बात बताएं, मुझे आज आप इंटरव्यू दें अपना मुझे। मेरा चैनल है, मुझे लोगों ने पैसे दिए हैं इस चीज़ के कि मैं लोगों का इंटरव्यू लूँ। मैं विदाउट पैसों के ले लेती हूँ आपका इंटरव्यू, क्या कोई टेंशन नहीं है इसमें। बताएं, सुनाएं, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है KM ख्वाजा मोहम्मद मुनज़्ज़म मुज़फ़्फ़र मुस्कान फ़िज़ा अली ज़ियाउल कमाल। इतना लंबा नाम दोबारा से? तो गाइज आपको पता है इनका नाम मैंने सुन लिया, आपको भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, जी जी, और सुनाएं, क्या एक्टिविटी क्या है आपकी? मेरी एक्टिविटी है कि मैं अच्छा खासा खाती हूँ, पीती हूँ, इंजॉय करती हूँ, बच्ची के साथ खेलती हूँ, रस्सी कूदती हूँ, साइकिल चलाती हूँ, बागों में जाती हूँ, अच्छा, दौड़ करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और सारे काम इबादत कर लेती करती हूँ, अच्छा गॉसिपिंग भी कर लेती हूँ कभी अच्छा, कभी। अच्छा। हाँ, मतलब मुस्कुराती भी है ना आप लगती है वैसे मुझे बहुत प्यारी जब आप मुस्कुरा रही नहीं, होती मैं बहुत हंसती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। हाँ, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो आप भी तो खुश रहती है, खाती पीती रहती है हैं। माशाल्लाह, देखो, जो खाता मेरी पीता रहता है बात वो खुश सुनो। रहता है। पिता एक बात तो बताओ, तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ? मैं तो आपसे पहली मर्तबा मिली हूँ, आप अच्छी इंसान है तो मुझे अच्छी लगेंगी। बताती बस नहीं, आप मैं अच्छी इंसान अच्छी होनी चाहिए, तो फिर मुझे इतनी अच्छी लगेगी कि आपकी सोच है। लगती- अच्छा हाँ, मैं इंसानियत की भूखी हूँ। सामने वाला अगर इंसान का बच्चा है ना, मुझे बहुत पसंद आता है, वरना अच्छा। मुझे कोई वैल्यू नहीं करता किसी का। दौलत, पैसा, कपड़ा, खाना पीना, उठना बैठना, जूता लत्ता, घड़ी, कुछ मायने नहीं रखती। बिल्कुल सही है, इंसान इंसान अच्छा होता है। देखो ना कितनी अच्छी बात आपने मुझे आज की बताई है, और ये बात सारी ज़िंदगी मेरे ज़हन में रहेगी कि फ़िज़ा ने मुझे ये बात कही थी, और ये अच्छा होना चाहिए बस। हाँ, ये बात है, ये ठीक है तो सारा कुछ ठीक है। हाँ। अब आपका शौक पूरा हो गया इंटरव्यू का, मैं आपसे बिल्कुल। कुछ पूछूं क्या? जी जी, पूछ लें तो आप बस यार खाना ना मांगना मुझसे, नहीं। ये बड़ी बुरी बात है। अभी तुमने पापा पुप्पा करके तो ये मेरा आधा तो ये खा गई हो तुम इसमें से। वो कहते डुबो डुबो के खाने वाला, डुबोने वाला क्या सिस्टम है? मेरी मतलब बात चाय आप ये आखिरी बार देख लें, देखें। ओए होए अल्लाह मेरी तो, चलो थोड़ा सा ले लो, नजर पड़ गई आज इसकी मेरे। बहाने से नहीं ले रही, थोड़ा सा ले लो, मैं तो सिखा बस रही हूँ थोड़ा सा लेना, कि कोई भी जी। बन है ना, तो आपने उसको ऐसे, या बिस्किट है कुछ भी है ना, ऐसे आपने डुबोना है, ठीक है? जी, जी। यूं टपकेगा, फिर अच्छा। ऐसे ऐसे टपकेगा, फिर अच्छा, मैं समझी मेरे मुंह में डालोगी। मैं इतने से निवालेगा, आपके मुंह में क्या हाँ, जाएगा? यार अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताओ, लोग कहते हैं फिटनेस, मेरी फिटनेस का तो राज ये है, आपकी फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस का राज ये है कि मैं जो आप खाती है ना, वो मैं नहीं खाती है। अभी तो खा लिया। देखें नाजरीन, आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि फिजा ने अभी ये मेरा पूरा जो है ना, ये पूरा खा गई हैं, इतना ज़्यादा खा गई हैं, और अभी और भी ये प्रोग्राम के बाद में मुझे कहेंगी प्लीज़ दे दो, मैंने डोबा लगा के खाना है। डोबा लगा के खाने में तो सुखाया, मैंने इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा जरा मैं इनको अपने शो के मूड में लेकर आती हूँ, क्योंकि जी, जी। यहाँ पर इनका मूड मेरा इंटरव्यू करने का है, जबकि मैंने इनको एज अ गेस्ट बुलाया है। जरा मैं इनके बारे में जानूँ, आपको बताऊँ कि ये हैं कौन, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं और किस तरीके की पर्सनैलिटी है। तो फिर जानते हैं ना ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ, रूबी जी भी हमारे साथ है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाजरीन, अभी ब्रेक से पहले हम हंस रहे थे, खेल रहे थे, मैं इनसे बात कर रही थी, मुझे छेड़ रही थी, मैं इनको समझने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज शी इज़ माई गेस्ट, शी इज़ टिकटॉकर एज वेल, शी इज़ डॉक्टर MBBS एज वेल, एंड यू नो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। मगर अभी ब्रेक पे जो मेरी इनसे बात हुई है ना, मुझे एक चीज़ पे इतना शदीद अफसोस हुआ है कि आपको बता नहीं सकते। और मुझे इतना पता है कि जिस जिस इंसान के अंदर इंसानियत है
वो भी मेरी भी बात सुनकर ना बहुत हर्ट फील करेगा। अब वो स्टोरी क्या है, वो बात क्या है, मैं आपको अभी सुनाती हूँ उन्हीं की ज़बानी। मुझे बताइए ज़रा, लोगों को भी बताइए, देखने वालों को, कि ये जो आपको लोग छेड़ते हैं, बॉडी शेमिंग के ऊपर आपसे बात करते हैं, आपको ताने मारते हैं, चलते फिरते कोई चीज़ फेंक देते हैं आपके ऊपर, कोई पत्थर फेंक देगा, कोई लकड़ी मार देगा, कोई पानी फेंक देगा, कोई ऊंची ऊंची आवाज़ों में गंदे लफ्ज़ों से पुकारेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको कैसा फील करती हैं, ओवरकम कैसे करती हैं इस चीज़ से? फिज़ा देखो, हर बंदे को पता होता है मैं कैसा हूँ। अब यहाँ पे लोग बहुत तंग करते हैं, आपको लेके आपके ऊपर ताने कसते हैं, वो मोटी जा रही है, वो टैंक जा रहे हैं, ऐस बकरा इत्यादि क्यों नहीं कुर्बान कर देता। आप बिलीव करें, यू कांट बिलीव इट, मेरा इतना दिल दुखता है। आपके पीछे से वो तान लगाएंगे, फजूलियात वाली बातें करेंगे। वो ये नहीं देखती है कि एक विवाह औरत कैसे सर्वाइव कर रही है, सिंगल पेरेंट कैसे सर्वाइव करते हैं। हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं आउट ऑफ वे जाके, लेकिन मैंने फील किया कि ये दुनिया आपको जीने नहीं देती किसी भी हाल में। आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो नीचे को खींचेंगे, चलेंगे तो बाज़ारों में आवाज़ें लगती हैं, बजाय आप अपनी औरतों को सपोर्ट करो, आपके ऊपर ताने कसते हैं। कभी कभार ऐसा होता है गुजरते हुए दूर से कुछ मार देंगे और ऐसे ऐसे अल्फाज बोल देते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि आपको खुद से शर्म आना शुरू हो जाती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ। बेवा भी आप? जी बिल्कुल, हस्बैंड को फोते हुए बड़े साल हो गए मेरे। अकेले ही सब कुछ कर? जी मैं अकेले सब। फैमिली सपोर्ट करती है आपको? नहीं, फैमिली नहीं सपोर्ट करती। ये सोशल मीडिया की लाइन में मेरा कोई फैमिली मेंबर जो है ना वो सोशल मीडिया में नहीं है। ये तो आप बेवा हैं, आपके कोई घर वाले? नहीं, कोई घर वाले कोई देखो फाइनेंशियली तो फिजा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फैमिली सपोर्ट होती है ना, जो फैमिली गैदरिंग होती है, उसमें मुझे सपोर्ट नहीं किया जाता। क्या कहते हैं आपको? हमेशा मुझे कोई ना कोई ऐसी बात की जाती है, इग्नोर किया जाता है। क्या? प्रॉपरली इग्नोर। लोग झूठ बोलते हैं कि टिकटॉकरों को बड़ी सपोर्ट होती है, बड़ा कुछ होता है, पर मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। मेरी फैमिली ये बोलती है कि ये क्या काम है। मुझे कोई अवार्ड मिलता है, मेरे फैंस खुश होते हैं, मेरी फैमिली नहीं खुश होती। रिसेंटली मेरी फैमिली में एक फंक्शन था, मैं एक नुक्कड़ पे बैठी हूँ और मुझे कहा गया कि ये वाली टेबल छोड़ दो, यहाँ पे लड़के वालों ने खाना खाना है। यानी मैं कोई गलीज़त हूँ? बड़ी चीज़ें दुख देती है इंसान को, बड़ी चीज़ें ख़राब करती हैं। आपका ये वेट आपने कब से बढ़ाया? यार ये वेट मेरा ना 5 साल से बढ़ा है। मैंने ना मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं, 3 से 4 सर्जरीज मेरी हुई हैं। स्टेक्टमी हुई है, ओपन कोलेस्टेक्टमी हुई है, अपेंडिक्स हुई है, तो आपको पता है फिर वो वेट एक्सटेंड हो जाता है। और मेरे हस्बैंड को वफात पाए हुए, फिज़िकली आपको पता है रिलेशनशिप ना हो तो आपको पता है फिर वेट एक्सटेंड होता जाता है। तो हस्बैंड फोर्थ हुए भी मेरे तकरीबन 22 साल हो गए, 22 से 23 साल। एक टाइम ऑफ पीरियड होता है लाइफ का। मैं सिंगल रहती हूँ, सिंगल मैं खाती हूँ। अगर मैं कोई ग्रुप भी बनाती हूँ तो आपको पता है आजकल कहाँ ग्रुप चलते हैं। ये जो बॉडी शेमिंग के ऊपर बात करते हैं आप लोग, ये जो आवाज़ें कसते हैं, ये जिस तरह से इस बकरीद में इसकी कुर्बानी कर दो, ठीक है, ये टैंक किधर जा रहा है, ये किस तरीके के लफ्ज़ हैं। अपनी माँ या अपनी बहन या अपनी औलाद अगर वेट बढ़ा ले, या माँ का कोई ऑपरेशन, कोई सर्जिकल ऐसे कोई इश्यूज़ हैं जैसे इनको हैं, मैं पिछले 5 साल से पहले ही ऐसी नहीं थी, मेरे से भी पतली थी, ठीक है, और अब अगर इनको ये सारे इश्यूज़ हो गए, तो क्या अगर आपकी माँ का ऑपरेशन हो जाए, आपकी माँ को कोई हेल्थ इश्यूज़ हो और वो मोटी हो जाए, तो अपनी माँ को टैंक कहेंगे, अपनी माँ को मज कहेंगे, हैं, अपनी माँ को भैंस कहेंगे, क्या कहेंगे, हथनी कहेंगे अपनी माँ को, इन लफ्ज़ों से पुकारेंगे अपनी माँ को। कोई शर्म और गैरत है आप लोगों को? किस किस्म के लफ्ज़ों का इस्तेमाल चुनाव करते हैं आप लोग एक औरत के लिए? वो टिकटॉकर है, वो सोशल मीडिया के लिए काम करती है, वो कुछ भी करती है, वो उसकी अपनी लाइफ है। वो क्या पहनती है, वो क्या ओढ़ती है, वो किस तरीके से दिखती है, वो मोटी है, वो पतली है, वो काली है, वो पीली है, वो नीली है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अपने आप से मतलब रखा करें, अपने गिलेबान में झांक के देखें कि खुद की औकात क्या है, खुद की पर्सनैलिटी क्या है, खुद कितने लंगूर के बच्चे हैं आप लोग जो आगे किसी औरत को इस तरह की लफ्ज़ों से पुकारते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? मेरे मुंह से फिर कुछ निकलेगा, फिर मैं बोल रही हूँ कि मैं कुछ बकवास कर दूंगी, इससे बेहतर मैं ही इजाज़त लेती हूँ। मगर बॉडी शेमिंग के ऊपर बात करना छोड़ दें। अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी को रख के सोचा करें किसी के लिए इस तरह के गंदे लफ्ज़ लिखते हुए। मोटी लड़कियों को लिख रहे सेक्सी लिख रहे हैं, हॉट लिख रहे हैं, या मज लिख रहे हैं। थोड़ी माँ, थोड़ी बहन, थोड़ी मैं ही खुदा हाफिज। कुछ कहना नहीं चाह रही इसलिए खुदा हाफिज।